चलिए ठीक है। देखो पिछली क्लास में हम लोगों ने ग्रीष्म ऋतु देख ली थी, है ना। ग्रीष्म ऋतु क्लियर हो गई थी सबको। मैंने इसमें कुछ लिखवा भी दिया था या केवल समझाया ही था? जरा देख के बताइए, नोट्स में मैंने कुछ लिखवा दिया था या केवल समझाया था? सर आपने सर टाइप ऑफ क्लाइमेट्स लिखवाए थे, क्लाइमेट्स के बारे में डेफिनेशन एंड उसके टाइप्स लिखवा दिए थे बस। अच्छा मैं चीजें थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया था। सर एक्सप्लेन भी किया था बट आज फिर अगेन कर दीजिए। एक्सप्लेन टाइप। ग्रीष्म ऋतु। अच्छा, ग्रीष्म ऋतु समर सीजन को मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, फिर से करना है उसे? समझ में नहीं आई थी? यस। चलो सर लिखवा लिखवा दीजिए अगर कुछ लिखवाना है तो उसमें। हाँ, ये भी कर सकते हैं वैसे। मैं एक बार उसको एक बार और आपको ड्रॉ कर देता हूँ। देखो, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री नॉर्थ, ये मान लीजिए इक्वेटर 0 डिग्री। सूरज 23 मार्च को इक्वेटर पर होता है। 23 मार्च के बाद वो नॉर्थ की ओर आना शुरू हो जाता है। आपको बोर्ड दिख रहा है या कैमरा कुछ एडजस्ट करना पड़ेगा? सर दिखाई दे रहा है। चलिए, अब क्लियर है बोर्ड बिल्कुल? जी सर। अब सूरज 23 मार्च को नॉर्दर्न हो जाता है, इसे उत्तरायण कहते हैं हम लोग। हमारे यहाँ इसका खूब प्रचलन भी है इस टर्म का। अब ये, और 21 जून को, 21 जून को ये कर्क रेखा के ऊपर चमकता है। इसकी किरणें सन की रेज पैरेलल होती हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के। मैंने आपको बताया कि जहां सन की रेज सीधा पड़ेंगी वहां रुकेंगी, जहां रुकेंगी वहां उसको गर्म करेंगी। इसलिए होगा क्या कि इस पूरे नॉर्दर्न इंडिया का जो तापमान है उसमें वृद्धि हो जाती है। तो जैसे जैसे सन नॉर्दर्न होता चला जाता है वैसे ही वैसे नॉर्थ इंडिया के तापमान में वृद्धि हो जाती है, और 21 जून को यहाँ सबसे ज्यादा आपको तापमान देखने को मिलेगा। पूरे एरिया में एक हॉट, एक्सट्रीम हॉट कंडीशंस बनी हुई दिखती हैं। इसी को हम लोग ग्रीष्म ऋतु भी के नाम से भी जानते हैं। 21 जून के बाद सन वापस नीचे आना शुरू हो जाता है। ठीक है। अच्छा, एक चीज इसमें और है, जब यहां गर्म हो जाएगा लैंड मास नॉर्थ का, तो जब लैंड गर्म हो गई तो उसके आसपास की हवा भी गर्म हो जाएगी उसके कांटेक्ट में आने वाली। और वो हवा, कोई भी चीज अगर गर्म होती है तो आपको पता है फैलती है। बर्फ गर्म हो तो फैल जाती है, पानी में कन्वर्ट हो जाती है। ऐसे ही हवा क्या करती है, वो भी फैलती है, एक्सपेंड करेगी। जब हवा फैलेगी तो ऊपर की ओर उठेगी। इसलिए हवा जब जब गर्म होती है तो ऊपर की ओर उठती है। यहाँ की लैंड जब गर्म होगी, इसके कांटेक्ट में आने वाली हवा गर्म होगी, ऊपर की ओर उठेगी। और इसी क्रम में समुद्र की ओर से जो ठंडी हवाएं चलती हैं, नम और ठंडी हवाएं, इन हवाओं को ही हम लोग मानसूनी हवाएं कहते हैं, और ये वर्षा करती हैं। क्योंकि समुद्र में से आती हैं तो इनमें पानी होता है, मॉइस्चर होता है। ठंडी होती है क्योंकि पानी की मात्रा होती है। लेकिन ये तो हुई अगले वाली बात।
जो अभी हम लोग पढ़ेंगे आगे। लेकिन इसी समय दो कंडीशंस देखने को मिलेंगी। इंडिया के वेस्ट में यहाँ थार का रेगिस्तान है और नॉर्थ वेस्ट में हिमालयाज है। नॉर्थ वेस्ट में हिमालयाज है। इधर ईस्ट में गंगा का डेल्टा है। गर्मी के मौसम में थार का रेगिस्तान गर्म हो जाता है पूरी तरीके से, और इधर गंगा का डेल्टा गर्म हो जाता है पूरी तरीके से। ठीक है, ऊपर का बोर्ड नहीं दिख रहा है? अब दिख रहा है? हाँ। अब इधर गंगा का डेल्टा गर्म हो जाता है उस तरफ से, तो अब इधर तापमान ज्यादा हो गया। गंगा के डेल्टा में तापमान ज्यादा हो गया। हिमालय में चूंकि ऊंचाई ज्यादा है तो वहां कंपेरेटिवली तापमान कम होता है। ऊंचाई जहां ज्यादा होती है वहां तापमान कम देखने को मिला, यानी ठंडा मौसम होता है। इसीलिए इस समय हवाएं नॉर्मली नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट की तरफ चलती हैं, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर चलती हैं। चाहे आप देख सकते हो हवा को, उत्तर पश्चिम से चल रही है अभी और दक्षिण पूर्व की ओर चल रही है। जब ये हवा थोड़ी ठंडी होती है, इसीलिए हमारे यहाँ नॉर्थ इंडिया में एक्सट्रीम हीट की कंडीशन अब तो बन रही है, लेकिन इससे भी ज्यादा हीट है अगर आप पूर्व की ओर जाओगे या आगे की ओर जाओगे तो और गर्मी है। बिहार में देखो कितने लोग मरे अभी, इसका कारण यही है। क्योंकि हम हिमालयाज के फुट हिल्स में है तो हमें उतनी महसूस नहीं होती। नॉर्थ वेस्ट से जब ठंडी हवा साउथ ईस्ट की ओर चलती है और जब ये रेगिस्तान से उतरती है, थार के रेगिस्तान के ऊपर से उतरती है, तो गर्म हो जाती है और गर्म होकर पूरब की ओर बहती है। इसी को हम लोग लू के नाम से जानते हैं। स्थानीय हवा है ये, लोकल विंड है ये, केवल गर्मी के मौसम में चलती है। क्या करती है कि उत्तर भारत के तापमान में और वृद्धि कर देती है और इसे इंक्रीज कर देती है नॉर्थ इंडिया के टेम्परेचर को। ठीक है, अब ये जो लू है इसने तापमान में वृद्धि कर दी। अब एक कंडीशन इसमें और देखने को मिलती है इस मौसम में। देखो दोपहर तक सूरज ने तपाया, मतलब 2:30 बजे तक एक्सट्रीम हीट होती है, इसलिए तापमान आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा 5:30 बजे शाम को। 2:30 बजे तक सूरज सबसे ज्यादा गर्म कर देता है, 2:30 बजे तक गर्म कर देता है पूरा। अब हवा गर्म होकर अब सूरज की किरणें पड़ रही हैं, तापमान बढ़ रहा है, तो जो मॉइस्चर है, पानी जो है वो पानी जो है मॉइस्चर बन के ऊपर की ओर उठेगा, वो भी मिक्स हो जाएगा हवा में, इसलिए मॉइस्चर लोकल लेवल पर बनती है। अब यहां दो कंडीशन बनी। एक कंडीशन तो वो बन गई कि हवा एक तो गर्म है बाहर की ओर, और एक हवा ठंडी है जो कि मॉइस्चर वाली है अंदर की ओर। ये लोकल कंडीशन है। ठीक है, अब गर्म हवा तो है हल्की, ठंडी हवा है भारी क्योंकि उसमें मॉइस्चर है। जब दोनों हवाएं मिलती हैं तो ये साइक्लोनिक सर्कुलेशंस बना देती हैं। इसलिए आपको इस समय दोपहर के बाद अमूमन आंधी देखने को मिलेगी। ये लोकल कंडीशन है, ये कोई परमानेंट कंडीशन नहीं है। दोपहर के बाद इसीलिए आंधियां आती हैं इस समय, और बारिश भी हो जाती है। गर्म हवा ने जो ठंडी हवा है उसे ऊपर उठाया, मॉइस्चर है वो और ठंडी हो गई, बूंदों के रूप में कन्वर्ट हो गई और नीचे आ गई, तो कहीं कहीं पर छोटी मोटी बूंदें या फिर ओलावृष्टि हो जाती है। इसलिए इस समय इन आने वाली जो आंधियां हैं या ये जो बारिश है, कभी कभी पर इसको अलग अलग नाम से जानते हैं। अच्छा, इसे कहीं कहीं पर प्री मॉनसून शावर्स के नाम से भी हम लोग जानते हैं। मॉनसून पूर्व की बारिश भी इसे कहते हैं। हालांकि ये जून में होती है, ये वाली प्री मॉनसून शावर जून में होते हैं। तो ये जो दोपहर के समय आने वाली आंधी और बारिश है, इसे अलग अलग नामों से जानते हैं। जैसे बंगाल में काल बैसाखी कहते हैं इसे, इसी का नाम है, क्योंकि आंधी आती है लोगों की डेथ हो जाती है। ठीक है, कर्नाटक में इसी का नाम, ये प्री मॉनसून शावर्स हैं साउथ में, तो साउथ में इन्हीं को हम लोग प्री मॉनसून शावर्स कहते हैं, मानसून पूर्व की वर्षा। कर्नाटक में इसे हम लोग चेरी ब्लॉसम्स के नाम से जानते हैं, और आंध्र प्रदेश में इसे ही हम लोग मैंगो शावर के नाम से जानते हैं, आम्र बौछारें, क्योंकि वहां पर इसी बारिश से
आम की जो फसल है वो पकनी शुरू हो जाती है, या आम पकना शुरू हो जाता है। तो ये डिस्क्रिप्शन है पूरे का पूरा जो उस दिन मैंने आपको समझाया था समर का। अब आप इसे लिख लीजिए। क्लियर तो है ये? अब लिख लें इसे, तो लिखो ग्रीष्म ऋतु, इसमें लिखना मार्च से मई तक, या ऐसा लिखना मार्च के पश्चात, 23 मार्च के पश्चात, बल्कि डेट भी लिख लीजिए, 23 मार्च के पश्चात सूर्य उत्तरायण हो जाता है। सूर्य उत्तरायण हो जाता है। आफ्टर 23rd मार्च सन गेट नॉर्दर्न, सन गेट नॉर्दर्न, जिस कारण भारत में तापमान में वृद्धि देखने को मिलती, जिस कारण भारत में तापमान में वृद्धि देखने को मिलती है। एंड दैट्स बिकॉज ऑफ इट, एंड दैट्स बिकॉज ऑफ इट वी सॉ टेम्परेचर, वी सॉ टेम्परेचर इंक्रीमेंट इन इंडिया, इन इंडिया। इस प्रकार मार्च से मई तक का समय, मार्च से मई तक का समय भारत में ग्रीष्म ऋतु का होता है, भारत में ग्रीष्म ऋतु का होता है। एंड सो द टाइम पीरियड फ्रॉम मार्च टू मई, टाइम पीरियड फ्रॉम मार्च टू मई वुड बी ऑफ समर सीजन। अब देखो जून इसलिए मैंने नहीं माना है, मैंने क्या, कोई भी नहीं मानता है, क्योंकि 1 तारीख को, 1 जून को केरला में मानसून आ जाता है, महेंद्रगिरी पर टकराकर बारिश करता है, मैंने आपको पढ़ाया है। यहां बारिश शुरू हो जाती है। आप देखो मानसून आ गया है केरल में, इस बार तो थोड़ा पहले आ गया है। और फिर 1 जून को यहां पे, और फिर 10 जून को यहां तक। तो जून का जो मौसम है भारत में, वो वर्षा ऋतु का मौसम शुरू हो जाता है। इसलिए ग्रीष्म ऋतु केवल मार्च से मई तक ही कंसीडर की जाती है। क्या मैं आपको समझा पाया? क्लियर है? नेक्स्ट अगले पॉइंट से लिखना, अगले पॉइंट से लिखना, इस समय संपूर्ण उत्तर भारत में, इस समय संपूर्ण उत्तर भारत में अत्यधिक तापमान के कारण, संपूर्ण उत्तर भारत एवं पाकिस्तान भी लिखिए, क्योंकि दैनिक जागरण तो पाकिस्तान पाकिस्तान ही कर रहा था भारत में गर्मी का कारण। तो लिखिए इस समय संपूर्ण उत्तर भारत भारत एवं पाकिस्तान में शुष्क एवं गर्म हवा चलती है, शुष्क एवं गर्म स्थानीय हवा चलती है। ड्यूरिंग दिस पीरियड, या ड्यूरिंग दिस टाइम, देयर वुड बी अ लोकल विंड, देयर वुड बी, या ऐसा लिखना, देयर वुड प्रिवेल, देयर वुड प्रिवेल अ लोकल विंड, देयर वुड प्रिवेल अ लोकल विंड which would be hot and dry, which would be hot and dry। इस स्थानीय हवा को लू के नाम से जानते हैं, इस स्थानीय हवा को लू के नाम से जानते हैं। दिस लोकल विंड इज नोन एज लू। ठीक है, अब ये केवल उत्तर भारत में चलती है, दक्षिण भारत में नहीं चलती, क्योंकि दक्षिण भारत में तो समुद्र है ना, दोनों तरफ सी है, तो तापमान दक्षिण भारत में ज्यादा नहीं होता है। यहां 30-32 डिग्री तक नॉर्मल टेम्परेचर आपको देखने को मिलेगा, उत्तर भारत तपता है लेकिन, तो उत्तर भारत में ही ये सेंट्रिक रहती है लू। ठीक है, अब कंटिन्यूएशन में ही लिखना, बल्कि अगले पॉइंट से लिखना।
स्थानीय दशाओं के कारण या स्थानीय दशाओं में, या हाँ ऐसा ही लिख लीजिए, स्थानीय दशाओं के कारण, स्थानीय दशाओं के कारण उत्तर भारत में, स्थानीय दशाओं के कारण संपूर्ण भारत में, संपूर्ण भारत में, संपूर्ण भारत में कहीं कहीं पर, कहीं कहीं पर इस मौसम में, कहीं कहीं पर इस मौसम में दोपहर के पश्चात, दोपहर के पश्चात, कहीं कहीं पर इस मौसम में दोपहर के पश्चात आंधी, दोपहर के पश्चात आंधी एवं वर्षा हो जाती है, आंधी एवं वर्षा हो जाती है। ड्यूरिंग लोकल कंडीशंस, सॉरी ऐसा, ड्यू टू लोकल कंडीशंस, ड्यू टू लोकल कंडीशन, ड्यूरिंग दिस पीरियड, ड्यूरिंग दिस पीरियड in India, in India, in India, there would be rain, there would be rain and storms. कहीं कहीं पर ओले भी पड़ते हैं, कहीं कहीं पर ओले भी पड़ते हैं। And somewhere there would be hailstorm too. There would be hailstorm too. ठीक है। अब देखो दक्षिण भारत में इसे तो मॉनसून पूर्व वर्षा कह देते हैं, प्री मॉनसून शावर्स कह देते हैं, लेकिन पूरे भारत में इसके अलग अलग नाम हैं। आपको ये नाम बस याद रखने हैं, तो आप अगले कंटिन्यूएशन में ही लिखना। बल्कि दक्षिण भारत में इस प्रकार की वर्षा को, दक्षिण भारत में इस प्रकार की वर्षा को मॉनसून पूर्व वर्षा के नाम से भी जाना जाता है, मॉनसून पूर्व वर्षा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। इन साउथ इंडिया, इन साउथ इंडिया, इन साउथ इंडिया इट इज ऑल्सो नोन एज प्री मॉनसून शावर्स, इट इज ऑल्सो नोन एज प्री मॉनसून शावर्स। ठीक है। अब इस बारिश के स्थानीय नाम है, लोकल नेम्स भी हैं, उनको लिख लेंगे। तो अगले पॉइंट में लिखना, इस वर्षा के स्थानीय नाम, इस वर्षा के स्थानीय नाम इस प्रकार हैं, इस वर्षा के स्थानीय नाम इस प्रकार हैं। द लोकल नेम, द लोकल नेम ऑफ दिस रेन, ऑफ दिस रेन आर एज फॉलोज। ठीक है। स्थानीय नाम है और कुछ नहीं है, बस इनको आप लिख लेना है। क्या क्या है लिखिए। बंगाल में काल बैसाखी लिख लीजिए, काल बैसाखी इन बंगाल। काल माने मृत्यु, क्योंकि आंधी आने से बंगाल में इस समय कई लोगों की मृत्यु हो जाती है, वहां ज्यादा तेज आती है, इसलिए इसे काल बैसाखी कहते हैं। काल बैसाखी पश्चिम बंगाल डैश करके। ठीक है। अच्छा, दूसरा लिखिए नॉर्वेस्टर, नॉर्वेस्टर, नॉर वेस्टर। ये पूरा पूर्वी भारत में इसका नाम है। अब बंगाल भी पूरब में आता है, तो वहां भी इसे नॉर्वेस्टर के नाम से भी जानते हैं। तो नॉर्वेस्टर के आगे लिख लीजिए पूर्वी भारत, ईस्टर्न इंडिया, है ना। बंगाल में भी इसे नॉर्वेस्टर भी जानते हैं, बंगाल में दोनों के नाम से जानते हैं, काल बैसाखी और नॉर्वेस्टर दोनों कहते हैं। नेक्स्ट लिखना कर्नाटक, कर्नाटक, कर्नाटक में इसी का नाम है चेरी ब्लॉसम्स, क्योंकि वहां पर कॉफी के फूल खिल जाते हैं इस वर्षा के बाद। कॉफी के फूल खिलने में सहायक है ये। जैसी बारिश होती है कॉफी फ्लावरिंग करने लगती है, बर्ड्स निकल आते हैं। तो लिख लीजिए इसे चेरी ब्लॉसम्स डैश करके कर्नाटक।
और इसके आगे लिख भी लीजिए कर्नाटक के आगे। कॉफी पर फूल खिलने में सहायक है। कॉफी पर फूल खिलने में सहायक है। इट इज हेल्पफुल इन फ्लावरिंग ऑफ बर्ड्स एट कॉफी ट्री। नेक्स्ट लिख लीजिए आम्र बौछारें। आम्र आम से ही बना है। आम्र बौछारें, ठीक है। मैंगो शावर्स कहते हैं, तो डैश करके लिख लीजिए मैंगो शावर्स, ठीक है, मैंगो शावर्स। और लास्ट लिख लीजिए, एक और इसका नाम है बोडो चिल्ला। मैं लिखूंगा, इसे आसाम में बोडो चिल्ला के नाम से जानते हैं। आसाम में इसका नाम बोडो चिल्ला है। बोडो चिल्ला, ठीक है। आसाम लिख लीजिए, BODOCHILLA, बोडो चिल्ला, आसाम, ठीक है। समझ में आया? ये दोपहर को होने वाली बारिश क्लियर है आप लोगों को? जैसा गर्मी के मौसम में आप आंधी आती है, बारिश हो जाती है। यस सर। सर मैंगो शावर्स कहाँ पे बोलते थे? मैंगो शावर्स कहते हैं दक्षिण भारत में, साउथ इंडिया लिख लीजिए। दक्षिण भारत मैंगो शावर्स, विशेष तौर पर आंध्र प्रदेश में, क्योंकि ये जो आम आता है ना अभी जो चल रहा है ये वहीं से है। तो ये तभी पकना शुरू होता है जब ये शुरू हो जाती है वहां पर। इसीलिए मार्च के बाद आपको देखने को मिलेगा, मार्च के बाद ही वो आम आना शुरू हो जाता है आंध्र प्रदेश से, जो आप मैंगो शेक वगैरह में यूज करते हो। इसी वजह से। क्लियर है ये बात? यस सर ये दोपहर में होती है क्या? ये दोपहर बाद ही होती, हाँ दोपहर बाद ही होती है। कारण उसका ये है दोपहर बाद होने का, हमेशा आपको दोपहर के बाद ही दिखेगी 99%। कारण क्या है? देखो 12 बजे जनरली सूरज की किरणें बिल्कुल परपेंडिकुलर हो जाती हैं, हमारे सर के ऊपर होता है। वैसे होता नहीं है सर के ऊपर, यहां पर ये आपको इक्वेटर पे मिलेगा सर के ऊपर बिल्कुल। क्योंकि हम लोग कैंसर पर हैं तो बिल्कुल सर के ऊपर नहीं आ पाता, लेकिन बिल्कुल पैरेलल होती है उसकी रेज। अब सन की रेज पैरेलल पड़ के वापस लौट रही हैं, इसलिए जहां पड़ रही होंगी मतलब लैंड मास को वो पूरा गर्म करेंगी, क्योंकि पड़ेंगी तो रुकेंगी, रुकने के बाद ऊपर जाएंगी। एंगुलर नहीं है, सीधी पड़ रही हैं, सीधी पड़ेंगी तो गर्म करेंगी। इसलिए 12:30 बजे से लेके और 2:30 बजे तक पूरा लैंड मास गर्म हो जाता है एकदम से। 2:30 बजे तक, इसलिए सबसे ज्यादा जो टेम्परेचर है वो 2:30 बजे रिकॉर्ड होता है। मैक्सिमम टेम्परेचर आपको 2:30 बजे और मिनिमम टेम्परेचर सुबह के 5:30 बजे, यही रिकॉर्ड होता है मौसम विभाग से। अब 2:30 बजे तक पूरा गर्म हो गया, एयर भी गर्म हो गई है उसके कांटेक्ट में आने वाली। अब वो एयर गर्म होके, अब जब सूरज की किरणें पड़ रही हैं उसने गर्म कर दिया है, तो पानी भाप बन के उड़ाएगा। अगर मान लो वाटर बॉडी है कहीं पर, एवोपराइजेशन बढ़ जाएगा। अब भाप बन के हवा में मिक्स हो गया, पानी ऊपर की ओर उठा। जैसे ही कोई चीज ऊपर की ओर उठती है उसके तापमान में कमी आती है। मान लो हवा ऊपर की ओर उठेगी तो टेम्परेचर कम होगा, कम होने के साथ में क्या होगा? कूलिफिकेशन शुरू होगा। अब उसमें मॉइस्चर है, मॉइस्चर का कूलिफिकेशन शुरू हो गया। अब एक हवा तो हो गई ठंडी, ऊपर की हवा तो हो गई ठंडी, और जमीन के कांटेक्ट की हवा हो गई गर्म। तो मैंने यही बताया कि अंदर की ओर गर्म हवा, अंदर की ओर ठंडी हवा, ऊपर की ओर गर्म हवा, इस तरीके से एक सर्कुलेशन बन गया। अब ये आपस में मिलने लगती है, ये हवाएं आपस में मिलने लगती हैं। इसमें एक चेंज आता है, अंदर की ओर गर्म हवा और बाहर की ओर ठंडी। अब ये जो गर्म हवा है ये इस ठंडी हवा को ऊपर की ओर और लेके चली जाती है। क्यों? क्योंकि गर्म हवा फैलती है। तो जब ये गर्म हवा अंदर की फैलेगी, मतलब नीचे की हवा, लैंड की हवा जब ऊपर की ओर उठेगी तो ऊपर की ठंडी हवा को और ऊपर लेके जाएगी, और ऊपर लेके जाएगी, तापमान में और कमी आनी शुरू हो जाएगी, कंडेंसेशन बढ़ेगा। और ऐसे में अब ये जो हवाएं मिलती हैं ना, यही आंधी का रूप होती हैं। इसलिए
स्टॉर्म आता है, फिर एक और ठंडी हवा, एक और गर्म हवा। गर्म हवा से जो टेम्परेचर है वो ठंडी हवा में, और ठंडी हवा से टेम्परेचर गर्म हवा में आपस में आदान प्रदान होता है, और ये ऊर्जा को क्रिएट कर देता है, एनर्जी को। और फिर यही ऊर्जा आपको आंधी के रूप में देखने को मिलती है, हवा को तेजी से पुश करती है। अब मॉइस्चर है, वही मॉइस्चर ठंडी होकर बूंदों के रूप में या ओले के रूप में नीचे आ जाती है। क्लियर है? इसलिए हमेशा दोपहर के बाद देखने को मिलेगी, दोपहर से पहले नहीं। इवन अगर सुबह को है, ये भी फैक्ट है इसमें। मान लो अगर सुबह को है ऐसी कंडीशन, तो फिर बारिश जरूर होगी। हमेशा याद रखना, बरसात के मौसम में भी या कभी भी अगर सुबह को कंडीशन ऐसी बन रही है तो 100% बारिश होगी। क्यों? क्योंकि सुबह को तापमान कम रहता है, टेम्परेचर में कमी ही रहती है। कम तापमान क्या करेगा? मॉइस्चर को कंडेंस करना शुरू कर देगा, कंडेंसेशन प्रोसेस बढ़ा देगा। ऐसे में जो वायु में मॉइस्चर है वो इकट्ठा होगी, बूंद के रूप में नीचे आनी शुरू होगी। तो बारिश इसलिए अगर सुबह के समय ऐसी स्थिति बनी है तो 100% बारिश होगी। क्लियर शिवम? आगे चलें? यस सर। दिवाकर, आपको समझ में आया कुछ? हाँ सर, आया तो सही। ठीक है। यही हमारे यहाँ ग्रीष्म ऋतु है। सर ये अब इसके बेसिकली जो अब चल रहा है सर, ये वाला मौसम जो प्रेजेंट में चल रहा है, यही है ना ये? बिल्कुल। हाँ, ये यही है। लेकिन हमारे यहाँ वैसे अगर देखा जाए भारत के हिसाब से, तो ये वाला मौसम अब वर्षा ऋतु का शुरू हो गया है 1 जून से। 1 जून से? हाँ, क्यों? क्योंकि केरल में मानसून आ गया है, जी। तो मानसून अब शुरू हो गया है। तो अब ये वैसे तो देखो, मानसून भारत में कोई वर्षा ऋतु नहीं है, इट इज ऑल्सो अ समर सीजन। बस अंतर इतना है कि इसमें वेट और कूल जो विंड सर्कुलेशन है वो इंडिया की मेनलैंड पर हो जाता है, इसलिए वर्षा होने लगती है। इसीलिए इस गर्मी के सीजन को हम लोग वर्षा ऋतु के सीजन के रूप में जानते हैं। क्लियर है? ठीक है सर। यस सर। ठीक। जितनी भी आपने रेंज बताई है ये सभी दोपहर बाद की बताई है ना, जो ये सब दोपहर के बाद, बिल्कुल सब दोपहर के बाद आएंगी। हाँ जी, सब दोपहर के बाद आएंगी। यहां भी आप उत्तर भारत में भी देखोगे तो दोपहर के बाद ही आंधी आएगी। अच्छा। चलो, कभी भी देखना, हमेशा दोपहर के बाद आएगी, उससे पहले नहीं आएगी। अब हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट इसमें अगला सीजन लिखिए वर्षा ऋतु। यहां से क्वेश्चन बनेगा मेंस एग्जामिनेशन में 100%, याद रखना, इसलिए इसे अच्छे से समझ के करना। और मैं भी इसमें थोड़ा सा डीपली जाऊंगा इस थ्योरी में, क्योंकि भारत में जो मॉनसून है ना, वो केवल एक मौसमी परिवर्तन नहीं है, बल्कि इसका सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट भी है। हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है, कल्चर से जुड़ा हुआ है, अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है। भारत इसी मॉनसून की वजह से कृषि प्रधान देश भी है, इसलिए इससे संबंधित सवाल बहुत आते हैं। देखो, नॉर्मली क्या है, अगर इसे मोटे तौर पर हम लोग समझें, एक जियोलॉजिस्ट थे एडमंड हेली। एडमंड हेली एक जियोलॉजिस्ट थे। ये 17वीं शताब्दी के एक जियोलॉजिस्ट थे। जहां तक मुझे अभी याद आ पा रहा है, 1670 या 80 के दशक में इन्होंने एशिया में मानसून का अध्ययन किया था, और एशिया में मानसून का अध्ययन करके इसके कारणों को बताया था कि एशिया में मानसून क्यों आता है, और एशिया में भी विशेष तौर पर भारत में या दक्षिण एशिया में, साउथ एशिया में इन्होंने ये बताया। अब ये सामान्य संकल्पना है, मतलब ये एक जनरल थ्योरी है, इसमें कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस का सिद्धांत नहीं है, सामान्य रूप से सही है। तो मैं आपको जो सबसे पहले जनरल कॉन्सेप्ट है उसे समझाता हूं, जो एडमंड हेली ने दी, और बाद में इसमें स्पेसिफिक में चलते चलेंगे आगे, क्योंकि ये समझ में आएगी तो वो भी आएगी। देखो, बड़ी सीधी सी बात है। 21 जून को सन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे चमका, उत्तर भारत के तापमान को बहुत बढ़ा देता है। इधर थार का रेगिस्तान तपने लगता है, और उधर ऊपर की ओर तिब्बत का पठार, तापमान में बहुत वृद्धि हो जाती है।
ऐसे में एक लो प्रेशर क्रिएट होता है, निम्न दाब का क्षेत्र। अब निम्न दाब का क्षेत्र क्या है, ये लो प्रेशर किसे कहते हैं? देखो, गर्मी जब भी पड़ेगी तब हवा गर्म होके ऊपर उठेगी। अच्छा ये बताओ, गर्म हवा जब फैलेगी तो उसका जो वजन होगा वो कम होगा या ज्यादा होगा? वेट उसका घटेगा। कम होगा ज्यादा? कम हो। कम होगा। यस सर। तो वो इसलिए ऊपर की वेट कम तरफ है तो उसका करेगी। प्रेशर भी कम होगा, हाँ या ना? यस सर। इसीलिए इसको लो प्रेशर कहते हैं। जब गर्मी होती है और गर्म जो हवा होती है, गर्म हवा का अगर कहीं पर लिखा हुआ है ना लो प्रेशर, इसका मतलब वहां गर्मी पड़ रही है, हवा वहां की बहुत गर्म है। इसलिए उत्तर भारत में एक लो प्रेशर या निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है। अब यहां लो प्रेशर है, हवा गर्म होकर ऊपर उठ रही है। अब हवा जब गर्म होकर ऊपर उठेगी तो मुझे ये बताओ, इसकी हवा की जगह लेने के लिए कहीं से दूसरी जगह से हवा चलेगी या नहीं? इसकी जगह भरने के लिए हवा चलती है पूरे इंडियन कॉन्टिनेंट में। ये जो हवा है ये समुद्र की ओर से चलती है, क्योंकि इसलिए ये समुद्र के ऊपर से उतर रही है। जब हवा समुद्र के ऊपर या किसी भी वाटर बॉडी से उतरेगी, मॉइस्चर ले लेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी। तो ये जो गर्म हवा है पहली वाली, ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेती है समुद्र से और ठंडी हो जाती है। अब ये वेट और कूल है, समुद्र के ऊपर से चलेगी, भारत में टकराएगी, भारत में टकराकर और लैंड मास पर ये वर्षा करती चलती है। इसी को हम लोग मॉनसून कहते हैं। मॉनसून एक्चुअली इस गर्म और नम हवा का ही नाम है। मॉनसून कोई मौसम नहीं है, इट इज अ नेम ऑफ विंड। कौन सी विंड है? यही जो गर्मियों के मौसम में समुद्र की ओर से चलती है, कहती है वेट है, नम है और ठंडी है। ठीक है। अब ये जो हवा है जो समुद्र से चल रही है, वाटर लेडन, ये वेस्टर्न घाट में ये सबसे पहले केरला में टकराती है, केरल में महेंद्रगिरी। अब यहां वेस्टर्न घाट है, यानी पहाड़ है, ऊंचे हैं। इन पहाड़ों से टकरा के ये बारिश करती है। बारिश करके पहाड़ों से टकरा के ये हवा दो भागों में बढ़ जाती है। इट डिवाइड इनटू टू डायरेक्शन। कैसे? एक हवा तो पहाड़ों से टकरा के पहाड़ों को पार नहीं कर पाती है, वो पहाड़ों के नीचे नीचे ही उत्तर की ओर मूव करती है, पहाड़ों की डायरेक्शन में, नॉर्थ की ओर। ठीक है। अब यहां है अरब सागर, अरेबियन सी है ये, और ये है बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी है यहां पर। ठीक है। अब ये जो नॉर्थ की ओर मूव कर रही है ये शाखा कहलाती है मॉनसून की, अरेबियन सी की शाखा, ब्रांच ऑफ अरेबियन सी। क्योंकि अब मॉनसून विंड्स दो पार्ट में बदल गई, एक वेस्टर्न घाट के सारे सारे नॉर्थ की ओर बारिश करती चलती हैं, इन्हें हम लोग अरब सागर की शाखा कहते हैं मॉनसून की। एक इसमें से हवा वेस्टर्न घाट के ऊपर से निकलती है, पार कर देती है वेस्टर्न घाट को, और वेस्टर्न घाट को पार करके बंगाल की खाड़ी से फिर से पानी एब्जॉर्ब कर लेती है, और पानी एब्जॉर्ब करके यहां पर मेघालय के पठार पर हम लोगों ने पढ़ा था गारो, खासी और जयंतिया। तो यहां गारो, खासी और जयंतिया तीन पहाड़ी हैं, खासी बिल्कुल बीचों बीच है। तो सबसे पहले खासी पहाड़ी पर टकराकर ये वर्षा करती है, खासी पहाड़ी इसके बिल्कुल सामने है। तो मानसून हवाओं के चूंकि सामने है ये, यहां मानसून हवाएं टकराती हैं, टकरा के ठंडी हो जाती है बिल्कुल, और खूब बारिश होती है झमाझम। इसीलिए मौसिन नाम और चेरापूंजी यही है मेघालय में, खासी पहाड़ी पर ही। अब इसी समय, अब आपने देखा होगा केरल में मानसून आया और उसके तुरंत 2 या 3 दिन बाद ही वो नॉर्थ ईस्ट में एंटर कर गया। क्योंकि अभी जो वो रेमेल चक्रवात आया था, रेमेल साइक्लोन, उसने बंगाल की खाड़ी की शाखा को, बंगाल की खाड़ी में आया था, बंगाल की शाखा को एक्टिवेट कर दिया, जिसकी वजह से ये वाली जो विंड्स थी ये तेजी से पहुंची है नॉर्थ ईस्ट में। इसलिए मॉनसून भारत में नॉर्थ ईस्ट में 7 दिन पहले पहुंच गया। अमूमन इन हवाओं को
ये हवाएं नॉर्थ ईस्ट में पहुंच पाती हैं 10 जून तक। 1 जून को केरला में और 10 जून को नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है, इसलिए मानसून की इस वाली शाखा को हम लोग बंगाल की खाड़ी की शाखा कहते हैं। ठीक है, अब ये बंगाल की खाड़ी की शाखा ही उत्तर भारत में वर्षा करती है। अरब सागर की शाखा नहीं करती उत्तर भारत में वर्षा। अरब सागर की शाखा क्या करती है, ये वेस्टर्न घाट के सहारे सहारे चलती है, दक्षिणी गुजरात में वर्षा कर देती है, महाराष्ट्र में करती है, और फिर ये अंदर की ओर मुड़कर विंध्याचल पर्वत के आसपास वर्षा करती है। विंध्याचल पर, क्योंकि यहां है विंध्याचल माउंटेन, मैंने आपको पढ़ाया था, ये दोनों शाखाएं एक जगह मिल जाती हैं, अरेबियन सी की भी और बंगाल की खाड़ी की भी। दोनों शाखाएं आपस में मिलके, दोनों हवाएं आपस में टकरा जाती हैं, दोनों हवाएं मिलके खूब बारिश करती हैं। इसलिए विंध्याचल पर्वत का ये क्षेत्र खूब वर्षा प्राप्त करता है। इसीलिए आपने देखा होगा यहां से खूब सारी नदियां निकलती हैं, नर्मदा और तापी यहीं से निकलती हैं, इसी रेंज से, जो कि एनुअल फ्लुएंट है। यहाँ खूब आपको जंगल भी देखने को मिलेंगे। इसीलिए मध्य प्रदेश भारत के सबसे ज्यादा फॉरेस्ट में से, अगर एरिया वाइज देखें तो मध्य प्रदेश में आपको सबसे ज्यादा फॉरेस्ट मिलेंगे भारत के। क्या मैं आपको ये समझा पाया? ये एडमंड हैली की नॉर्मल कॉन्सेप्ट है मॉनसून की, जिसमें कोई सिद्धांत नहीं लगा है। आगे इसमें सिद्धांत भी है। क्या ये बात इतनी समझ में आई आप लोगों को? अच्छा सर, एक क्वेश्चन था सर, अभी लास्ट ईयर ही आया था शायद जी कि चेरापूंजी में अब बारिश कम हो रही है, मतलब पहले इसका जितनी कारण थी ये है उससे। क्योंकि चेरापूंजी जो पहाड़ी थी ना, वो ज्यादा बारिश ने चेरापूंजी को काट दिया। अब चेरापूंजी, ओके। क्योंकि ज्यादा बारिश से उसका डिग्रेडेशन हो गया, घुल के पानी ने उसे बहा दिया है। अब चेरापूंजी से ऊपर की ओर, अब बादल जो है वो चेरापूंजी पे नहीं टकराते, चेरापूंजी से ऊपर थोड़ा सा मौसीन राम में टकराते हैं। इसलिए मौसीन राम की पहाड़ी अब वहां सबसे ज्यादा वर्षा होती है। तो सर अगर दूसरे नंबर अगर चेरापूंजी का आ गया प्रीलियम, है। अगर क्वेश्चन आता है तो ये चेरापूंजी अब सेकंड नंबर पे आएगा। हाँ, वो तो है ही सेकंड नंबर पे, जो बहुत पहले से सेकंड नंबर पर है, लगभग 10 साल हो गए होंगे। ये वाली कॉन्सेप्ट समझ में आई सबको? बताओ यहां तक का। सर जो जी ये नाम रखे हैं, रेमल तूफान आया, रेमल ये कैसे नाम डलता है? ये छोड़ो, अभी मुझे ये बताओ ये समझ में आया या नहीं आया? रेमल को छोड़ो, यस सर। क्योंकि ये तो आगे की बात हो गई ना, पहले इतना तो समझो, फिर आगे की बात पे चलेंगे। उसको मैं सब बता एक दूंगा आपको क्वेश्चन। कैसे आते हैं। हाँ सुजाता जी, आप बताइए, क्लियर है आपको? जी जी क्लियर है सर। किसी को ऐसी बात जो क्लियर ना हो? सर अरेबियन सी पे जब ये विंड्स टकराती है तो ये जल्दी नहीं पहुंचती, जिस तरह से इधर ईस्ट से पहुंचती है नहीं, बारिश, जल्दी मतलब पहुंचती जल्दी है। नहीं। इसीलिए सबसे पहले केरल में, फिर कर्नाटक में, फिर महाराष्ट्र में, और उसके बाद गोवा और गुजरात में, इस तरीके से। इसलिए गुजरात में मानसून, अरब सागर की जो शाखा है, वो इससे पहले पहुंच जाता है गुजरात में, हमारे यहाँ से पहले पहुंच जाता है मानसून, लेकिन केवल ओके दक्षिणी गुजरात में, साउथ गुजरात में ही बारिश करता है। अब यहाँ अरावली की पहाड़ियां हैं, अरावली हिल्स हैं यहाँ पर। अरावली हिल्स चूंकि मानसून की हवाओं की दिशा में ही है, देखो जैसे ये वाली चल रही है ऐसे ही अरावली हिल्स है, ऐसे करके। इसलिए अरावली हिल्स के केवल दक्षिणी भाग में ऐसा बारिश होती है। जैसे अरावली हिल्स आप अगर देखोगे तो वो ऐसे फैली हुई है, और मानसून की ये शाखा भी ऐसे ही आ रही है, तो केवल इस भाग में टकरा के ही वर्षा कर पाती है ये, क्योंकि ये इसी के डायरेक्शन में पैरेलल है। इसलिए अरावली हिल्स के पश्चिम में बारिश नहीं हो पाती, इसीलिए वहां थार के रेगिस्तान का विकास हुआ है, क्योंकि यहाँ बारिश ही नहीं होती। केवल दक्षिणी अरावली में बारिश होती है, इसीलिए दक्षिणी राजस्थान और दक्षिणी गुजरात का हिस्सा खूब बारिश वहां पे देखने को मिलेगी। आपने कई बार देखा होगा कि आ, बाढ़ भी आ जाती है राजस्थान के कुछ हिस्से में, लेकिन सदन में ही आती है, दक्षिण में। यह तब आ जाएगी जब कोई साइक्लोन आ जाए अरब सागर में, तब वो इस शाखा को और मजबूत कर देगा, तब ये हवाएं और अंदर तक पहुंच जाती हैं और रेगिस्तान में भी बारिश कर देती हैं। ठीक है, थार का रेगिस्तान क्यों बना, ये समझ में आ गई बात? क्योंकि ये अरब सागर की शाखा के पश्चिम में है। अरावली की पहाड़ियां क्या करती हैं,
चूंकि अरावली की पहाड़ियां पैरेलल हैं, उसी के डायरेक्शन में है, अरब सागर की शाखा के ही डायरेक्शन में है, इसलिए ये मॉनसून की जो हवाएं हैं इन्हें पार कर जाती हैं, इनसे टकरा के बारिश नहीं कर पाती। केवल दक्षिणी अरावली का हिस्सा ही इनके ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो हवाओं को रोक लेता है, इसीलिए यहां बारिश होती है। देखो, हवाओं को, बारिश के लिए ना हवाओं का रुकना बड़ा जरूरी है। अगर हवा मॉनसून की रुकेगी नहीं तो बारिश नहीं करेगी, क्योंकि रुकेगी नहीं, टकराएगी नहीं, ठंडी नहीं होगी, और ठंडी नहीं होगी तो कूलिफिकेशन शुरू नहीं होगा, कूलिफिकेशन शुरू नहीं होगा तो जो भाप है वो पानी में कन्वर्ट होकर नीचे नहीं आएगी। क्लियर है? इसीलिए पश्चिम में थार के रेगिस्तान का विकास हुआ है। ये एडमंड हेली की नॉर्मल कॉन्सेप्ट है जो मैंने अभी मॉनसून की आपको समझाई। ठीक है ना? आ गया समझ में सबको? यस सर। सर हाँ जी, बताइए। सर, देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में भी सबसे ज्यादा बारिश होती है, इसी रीजन से क्या? ना, इसका रीजन ये है उत्तर पूर्वी हिस्सों में ज्यादा बारिश होने का। हाँ बिल्कुल करेक्ट, यही रीजन है जो आपने कहा। देखो, ये वाली शाखा जो है, जब ये यहां टकराती है तो यहां आप देखो क्या है, हिमालयाज हैं। सर हिमालयाज बिल्कुल इसके अगेंस्ट में है ना, बिल्कुल सामने पड़ रहे हैं इसके। जी। तो इन हवाओं को हिमालय रोक लेते हैं और इसलिए खूब बारिश होती है। अरुणाचल प्रदेश में खूब बारिश होती है। मेघालय के पठार पे सबसे पहले बारिश होके फिर ये मानसून की शाखा हिमालय की तलहटी से टकराती है, शिवालिक की रेंज से टकराती है, जो कि अरुणाचल प्रदेश तक फैली हुई है, हमने पढ़ा है ये। इसलिए हिमालय के लोअर पार्ट्स में यहाँ खूब बारिश होती है टकरा के, यहाँ मानसून घिर जाता है। तो दो एरिया हैं जहां सबसे ज्यादा बारिश होती है भारत में। एक तो भारत का उत्तर पूर्वी क्षेत्र, पूरा नॉर्थ ईस्ट, और एक ये पश्चिमी घाट। क्यों? क्योंकि यहाँ वर्जिन मानसून की जो वर्जिन विंड्स हैं वो सबसे पहले टकराती हैं, इसलिए यहाँ सबसे ज्यादा बारिश होती है। यहीं से हवा पानी लेती रहती है और यहीं वर्षा करती रहती है, इसलिए वेस्टर्न घाट में सबसे ज्यादा बारिश होती है। अब मुझे ये बताओ कि जब यहाँ दो क्षेत्रों में सबसे ज्यादा बारिश होगी तो यहाँ सबसे ज्यादा जंगल मिलेंगे नहीं, फॉरेस्ट? हाँ जी सर, यहाँ पे इसीलिए अच्छा, जितने ज्यादा फॉरेस्ट, या फॉरेस्ट भी होंगे, बायोडायवर्सिटी भी उतनी ज्यादा होगी, जैव विविधता भी उतनी ज्यादा होगी, क्योंकि जितने ज्यादा जंगल उतने ही विविध प्रकार के जीव जंतु। इसीलिए भारत का पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी वाला क्षेत्र है, सबसे ज्यादा वन वाला क्षेत्र है। अरुणाचल प्रदेश का और मिजोरम का, विशेष तौर पर मिजोरम का पहले नंबर पे, अरुणाचल का दूसरा है। भारत में प्रतिशत के मामले में सबसे ज्यादा वन मिलते हैं यहाँ पे। मिजोरम में ओवर 90% फॉरेस्ट हैं, अरुणाचल में भी ओवर 90% फॉरेस्ट हैं, इसीलिए, क्योंकि खूब बारिश होती है। क्लियर है? यस सर। चलिए ठीक है, इसको यहां तक रखते हैं। कल मैं इसको आपको लिखवा दूंगा, इस कॉन्सेप्ट को, एक तो जो एडमंड हेली ने ये दी सामान्य, इसके बाद हम लोग एडवांस में चलेंगे। हाँ शिवम। सर, ये जो आपने बताया यहाँ पर, ये 10 जैन को है या 10 जून को है? ये 21 जून को आ रहा है एक तो मानसून, सॉरी नहीं, एक तो ये आ रहा है 21 जून को, एक तो 10 जून है। हाँ, ठीक है। ये मानसून मानसून पहले आ गया। ये मानसून उत्तर पूर्वी भारत में पहुंचता है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में 10 जून को, और फिर ये पश्चिम की ओर मुड़कर 1 जुलाई तक पूरे भारत को कवर कर लेता है। 1 जुलाई तक राजस्थान में पहुंच जाता है। 1 महीना लेता है पूरे नॉर्थ इंडिया को कवर करने में। यही शाखा 10 जून को पहुंच के नॉर्थ ईस्ट में 1 जुलाई को राजस्थान में पहुंच जाती है। दिल्ली में भी इसलिए मानसून पहुंचने का जो समय है वो 29 जून है दिल्ली में, हमारे यहाँ पर। लेकिन इस बार मैं आपको एक प्रेडिक्शन देता हूं, मेरी प्रेडिक्शन सही निकलती हैं मौसम के बारे में। इस बार जल्दी पहुंच जाएगी। इस बार मैं ये मानता हूं कि हमारा जो एरिया है वो 15 से 20 तारीख के बीच में कवर हो जाएगा। 15 से 20 तारीख में मानसून आ जाएगा। पहले तो न्यूज में भी था। कब था?
सर वी हैव हर्ड इट। इवन दिया है मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने। अरे देखो, सॉरी। 15 से 20 में हमारे यहाँ पहुंच जाएगा ये, क्योंकि कंडीशन ऐसी ही बन रही है। मान्या देखो, इस बार फिर से सही होगी मेरी मौसम की भविष्यवाणी। यस सर, पिछली बार भी यही हुआ था। पिछली बार भी यही हुआ था। चलिए, इसको और अच्छे से समझेंगे। ये भी बताऊंगा कि क्यों पहुंच जाएगा 15 से 20 के बीच में, ये मेरा क्या प्रोडिक्शन है और किस आधार पर है। 15 से 20 में पहुंच जाएगा। बारिश इस बार ठीक ठाक होगी। इस बार न केवल शुरुआत की बारिश अच्छी होगी, बल्कि लेट बारिश भी अच्छी होगी। अगस्त सितंबर के महीने में, सितंबर में बारिश की मात्रा ठीक होगी, अगस्त और सितंबर में। तो मौसम बारिश का ठीक रहेगा। चलिए यहां तक रखते हैं। कल इसको लिखवा दूंगा और एडवांस मॉडल पे हम लोग आगे चलेंगे। एल नीनो, तो ला पिछली नीना। बार तो ये भी हुआ था कि जब आपने कहा था कि शाम को बारिश होगी तब शाम को हुई थी, और जब आपने कहा था कि कल सुबह बारिश हो सकती है तब सुबह को हुई थी। और देखो, मैंने ये भी कहा था कि अभी बारिश हो जाएगी, अगस्त सितंबर में बारिश नहीं होगी। तो पिछले साल अगस्त सितंबर में बारिश नहीं हुई थी, yes। जून जुलाई में। इस बार मैं कह रहा हूँ लगता कि है अगस्त सितंबर में बारिश होगी। सर का जो है यूपीएससी में मेन सब्जेक्ट रहा होगा ज्योग्राफी, तो इतनी नहीं डीप नहीं, नॉलेज है। मेरा मेन सब्जेक्ट ये नहीं था। ज्योग्राफी मेरा मेन सब्जेक्ट नहीं है। हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस मेरा मेन सब्जेक्ट है। ये दो सब्जेक्ट ऐसे हैं जिन्हें मैं पढ़ाना नहीं चाहता, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस को, क्योंकि ये खत्म नहीं हो पाएंगे मुझसे। ये तो सब मैं खत्म कर दूंगा, उनमें मैं खत्म नहीं कर पाता। वो तो मेरे परेशानी होती है मुझे कि मैं आपका ध्यान समझ के, नहीं तो सच तो यही है कि पॉलिटी पिछले बार पूरे 1 साल चली थी, पूरे 1 ईयर में कंप्लीट हुई थी। और हिस्ट्री भी मैं रुक नहीं पाता उन सब में ना, जिनके जिनमें मेरी मेरा मेरा जो विषय है, जो मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट था, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस यूपीएससी में, वहां तो इमेंस ऑफ कॉन्सेप्ट्स हैं, इमेंस। चलिए यहां तक रखते हैं, फिर मिलते हैं। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। नमस्ते सर। जी नमस्ते।